सभी लोगों को नमस्कार। अभी मोदी जी भाषण दे करके गए हैं, लंबा चौड़ा प्रवचन दे करके गए हैं और उन्होंने आत्मनिर्भर भारत और 20 लाख करोड़ रुपए का जुमला छोड़ करके फिर गए हैं। और इस 20 लाख करोड़ और ये आत्मनिर्भर भारत के लिए उन्होंने 5 सूत्र बताए हैं, उसका मैं पोस्टमार्टम करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। उन्होंने बताया इकॉनमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी, डिमांड एंड सप्लाई चेन, ये 5 बिंदु बताए हैं, स्तंभ बताए हैं जिसमें भारत आत्मनिर्भर बनेगा। और फिर उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज का ऐलान किया है। तो मैं इसका पोस्टमार्टम करना चाहता हूं। तो सबसे पहले 20 लाख करोड़ रुपए की बात कर रहे थे, बहुत बड़ी रकम है। मोदी जी जो बोल करके गए हैं, 20 लाख करोड़ को अगर 130 करोड़ देशवासियों को बांटा जाए तो 15,384 रुपये 61 पैसे ऐसे आएगा। यानी 15,000 रुपये मान लीजिए एक भारतीय के पास आएगा। अगर परिवार में 4 सदस्य हैं तो 60,000 रुपये आ जाएगा उनके पास। तो मोदी जी बेवजह आप बेकार का ये सिस्टम चलाएंगे, दुनिया भर का माथापच्ची करेंगे। आप एक काम करिए, देश में जितने लोग हैं सबके खाते में 15-15 हज़ार भेज दीजिए। 15 लाख तो आप नहीं भेज पाए थे, लेकिन इस 20 लाख करोड़ का जो ये पैकेज है 15-15 हज़ार भेज दीजिए। अगर हर परिवार के हर सदस्य के खाते में 15-15 हज़ार रुपये आ जाएंगे तो मुझे लगता है कि 3-4 महीने का लॉकडाउन 5 महीने का आराम से वो काट लेगा। ठीक है, तो ये नाटक मत बतियाइए। अब आपने जो लंबा चौड़ा प्रवचन दिया है मोदी जी ने, और उनके अनभक्त जो अब उस पर जो अनभक्त मीडिया है, गोदी मीडिया है, उस गोबर को साफ कर रही है और बता रही कि आइसक्रीम है, तो वो गोबर छोड़ के गए हैं। उसमें मैं बात कर रहा हूं उनके जो 5 स्तंभ बात किए हैं इकॉनमी की। तो इकॉनमी आज भारत के इतिहास में हमारे देश की इकॉनमी सबसे बद से बदतर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो खजाना हमारे युद्ध के समय भी नहीं खाली किया गया था, उसको आपने खाली कर दिया। आपने नोटबंदी, जीएसटी और तमाम आपकी ऊल जलूल योजनाओं के द्वारा जो घोटाला और करप्शन हुआ है और उसमें जो देश की बर्बादी हुई है, जो देश में लाखों करोड़ रुपए का एनपीए हुआ है, देश का पैसा लेकर के बड़े उद्योगपति भागे हैं, उससे हमारी इकॉनमी आज बर्बाद हो गई है। रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे बदतर स्थिति में है। जीडीपी 8% पर छोड़ करके गए थे मनमोहन सिंह जी, जिसको आप 4 पर ले आए पिछले 6 सालों में, और अब जो है मुझे लगता है कि 1.5 से 2 पर चली जाएगी। टैक्स आपने बढ़ा दिया है। क्रूड ऑयल का दाम कम हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल का दाम कम हो गया, उसके बाद भी आप चापे हुए हैं लोगों पर। कोरोना के समय में जब तेल की कीमतें पूरे दुनिया में 0 के पास आसपास पहुंच गई, मतलब एकदम समझ लीजिए कि फ्री में मिल रहा है क्रूड ऑयल, उस समय भी आप पेट्रोल और डीजल का दाम आप बढ़ाए हुए हैं। रिजर्व बैंक से आपने पैसा निकाल लिया। तो इकॉनमी की आप बात मत करिए, हमारे बैंक डूब रहे हैं, बैंकों को आपको मर्ज करना पड़ा। अभी पीएमसी बैंक डूबा, यस बैंक डूबा, तो आप उसका उदाहरण पूरा देश जान रहा है। तो इकॉनमी की जो आपने बात कही है आत्मनिर्भर भारत के लिए, वो सरासर जो हमारे देश के लोग हैं उनके मुंह पर तमाचा मारा है। दूसरा आप कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के किस सेक्टर की बात करते हैं? आप इकॉनमी की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं कि एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं? कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया है? अगर आप हमारे संवैधानिक जो संस्थाएं हैं देश की, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर देश में खड़ा कर किया है वो यही कहता है कि आज प्राइवेटाइजेशन का युग आ गया है। आपने सभी सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर दिया, सभी सरकारी संस्थानों को बर्बाद कर दिया, रेल को बर्बाद कर दिया है। आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर देश का था, जो देश के लोगों का था, देश के टैक्स के चलता था, वो निजी हाथों में बिक रहा है। एयरपोर्ट बिक रहा है, रेलवे बिक रहा है, ओएनजीसी बिक रहा है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का हिस्सा बिक रहा है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आप बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, देश प्राइवेट हाथों में जा रहा है। और आज कोरोना महामारी में पूरा देश ये जान गया है कि प्राइवेट अस्पताल जो हमारे सरकारी अस्पतालों से बेहतर माने जाते थे, आज कोरोना पर उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। किसी भी प्राइवेट अस्पताल में कोरोना के मरीज का इलाज नहीं किया जा रहा है, हाथ खड़े कर दिए गए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आप बात कर रहे हैं तो वो पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर नाम का कोई व्यवस्था हमारे देश में नहीं रह गया है। ये देश के लोगों का मनोबल है, लोगों का देश से प्यार है कि वो देश से इतना प्यार करते हैं कि वो अपना सब कुछ त्याग करके, लड़ करके, अपना दर्द भूल करके देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किए हैं। उसमें आपका कोई हाथ नहीं है। इसके बाद आप कहते सिस्टम, और सिस्टम के साथ आपने एक बात जोड़ी कि वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए हमारे लोगों की।
आप जो सिस्टम की बात कर रहे हैं तो पहले वैज्ञानिक सोच की बात करने हैं। आपके जितने भी सांसद विधायक हैं इसी कोरोना महामारी में गौमूत्र से इलाज कर रहे थे, लोगों को सलाह दे रहे थे कि एयरपोर्ट से उतरते उनको गौमूत्र पिलाया जाए, गोबर में नहलाया जाए। हैं, तमाम तरह के टोने टोटके बता रहे थे कि ये मंत्र जाप करोगे तो कोरोना चला जाएगा। कहीं भी आपने पूरे सिस्टम की जो साइंस की बात कर रहे थे उसमें आपने पाखंड, जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद की तरफ मोड़ करके रख दिया है। हर तरफ हमारा सिस्टम इससे छूता नहीं, अछूता नहीं है। हमारे सिस्टम में आज पाखंड पूरी तरह से घुस गया, वहां वैज्ञानिक सोच की कोई जगह नहीं रह गई है। आपका जो स्वास्थ्य मंत्री है वो उल्टा सीधा बयान देता है, आपका जो केंद्रीय स्तर का मंत्री, जो प्रवक्ता है, वो गोबर और गोमूत्र जाकर के टीवी पर कह रहा है। सिस्टम की आप बात करते हैं, इस कोरोना से लड़ने के लिए पिछले हफ्ते तक, अभी एक हफ्ता बीत गया, पिछले हफ्ते एक न्यूज आई थी जिसमें बताया गया कि कोरोना से लड़ने में आपने लॉकडाउन के बाद 21 मई के बाद यानी लॉकडाउन के बाद 4000 से ज्यादा नियम आप बना चुके हैं। 4000 से ज्यादा नियम आप बनाए और हर नियम पर आप फ्लॉप रहे। वो नियम कहीं काम नहीं आया और आज भी नियम बदलते जा रहे हैं, नए नियम बदलते जा रहे हैं। नोटबंदी भी आपने किया था तो हर दिन आपने 100 नए नियम बनाए थे। आपको यह नहीं पता था कि जो नए नोट बनने हैं वो पुरानी एटीएम में मशीनों में फिट नहीं होंगे, क्योंकि पुरानी मशीनों में जो नए नोट की चौड़ाई थी वो कम थी और उनके लिए नया ट्रे बना था, ये भी आपको नहीं मालूम था। तो जिस तरह से नोटबंदी का निर्णय आपने वही गौमूत्र पी करके और गोबर खा करके लिया था, उसी तरह से ये लॉकडाउन का भी निर्णय आपने लिया है। ये गजेड़ियों का जो मंत्रिमंडल आपने बनाया हुआ है, उन्होंने नियम निकाला है कि आपका सिस्टम इतना फेल्योर है कि कोरोना से लड़ने के लिए अब तक आप 4000 नियम बना चुके हैं और उनमें से सब फ्लॉप हैं, कोई भी कारगर नहीं है। और आज आप देश की जनता से ये कह रहे हैं कि देश की जनता आत्मनिर्भर बने, खुद इलाज करे। हाँ, सिस्टम में आपका भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री आवास योजना, क्या किसी भी एक व्यक्ति को आप ला के बता कर सकते हैं कि जो बिना घूस दिए प्रधानमंत्री आवास पा गया हो? आपका मुद्रा लोन चला, क्या बिना घूस दिए, बिना भ्रष्टाचार किए लेखपाल बाबू कानूनगो को खिलाए, अधिकारी को खिलाए, किसी को मुद्रा लोन कोई मिल गया है? आप जरा बताइए। आपका सिस्टम इतना सड़ चुका है कि दलित का एफआईआर दर्ज नहीं होता है। आपका सिस्टम इतना बर्बाद हो चुका है कि रसूखदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। आपके पार्टी का एक विधायक बलात्कार करता है, वो लड़की लड़ते लड़ते मर जाती है, उसके परिवार की हत्या हो जाती है, उसका एक्सीडेंट करा दिया जाता है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता है। और अंतिम में जब जा करके देश के लोग सड़क पर उतरते हैं तब जा करके आपका सिस्टम काम करता है। और आपका पार्टी का जो सिस्टम है वो सिस्टम बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकालता है। वो सिस्टम बलात्कारियों के जेल से बाहर निकलने पर उनका फूल मालाओं से स्वागत करके उनका जय श्री राम का नारा लगाता है। आपका सिस्टम अखलाक और पहलू खान जैसे लोगों की, निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले, मॉब लिंचिंग करने वाले लोगों को जाकर के माल्यार्पण करता है। तो आपका सिस्टम पूरी तरह से सड़ गया है। ठीक है, आपका सिस्टम इतना घटिया हो चुका है कि आपने लगातार इस देश से पैसा ले जाने वाले लोगों का मदद किया है। इस देश से पैसा ले जा करके विदेश में बसने वाले लोगों का मदद किया। आप हमेशा जुमला छोड़ते रहते हैं कि फलाने गिरफ्तार होके आएगा, मेहुल को लेके आएंगे, इसको लेके आएंगे। कोई आया क्या? अभी तक कोई आया? कोई भ्रष्टाचारी आया? कोई पैसा आप लेकर के आए? तो आपका सिस्टम पूरी तरह से सड़ा हुआ है, जिस पर आप कह रहे हैं कि भारत देश आत्मनिर्भर बनेगा। चौथा आपने कहा डेमोक्रेसी। अब डेमोग्राफी आपकी डिटेक्टर ग्राफी हो गई है। आप जो देश को मूर्ख बना रहे हैं डेमोग्राफी के नाम पर, असल में वो डेमोग्राफी नहीं, अब डिटेक्टर ग्राफी हो गई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं, तानाशाही व्यवस्था हो गई है। आप यूएपीए ले आए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशनल एक्ट ला करके देश में जितने भी लोग संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं उन सब लोगों को आप जेल में डाल रहे हैं, उनके ऊपर यूएपीए का इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटे छोटे कार्यकर्ताओं, एक्टिविस्टों का आपने सोशल अकाउंट डिलीट कराया, छोटे छोटे लोगों को आपने जेल भेजा है। आपने सीएए ला करके संविधान का हनन किया, एनआरसी ला करके, एनपीए ला करके जो देश की संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था थी उसको खत्म करने की कोशिश की। देश का जो सेकुलर चेहरा है, जो हमारा संविधान कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, उसको आपने समाप्त कर दिया। देश की धर्मनिरपेक्षता पर प्रहार किया। आपने छोटे छोटे आरटीआई जैसे कानूनों को ध्वस्त करके देश में ट्रांसपेरेंसी के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाले तमाम कानूनों का बदलाव किया। आपने ऐसे कानून बनाया है कि आज कोरोना के महामारी में आप हमारा संवैधानिक स्तर पर जो हमारा प्रधानमंत्री राहत कोष था उसको दरकिनार किया और आपने अपना स्वयं का निजी
निजी एक फंड बनाया जिसको पीएम केयर फंड का नाम दिया। आप उस सिस्टम और उस संवैधानिक व्यवस्था में यहां तक नहीं कर पाए कि ये आप जवाब दे पाए कि पीएम केयर फंड का पैसा कहां खर्चा हो पा रहा है। आरटीआई लगा करके कोई आम आदमी जानकारी नहीं ले सकता कि वो पैसा कहां खर्च हो चुका है। तो ऐसी व्यवस्था डेमोग्राफिक नहीं हो सकती है, वो डिटेक्टरग्राफी हो सकती है आपकी, लोकतांत्रिक नहीं हो सकती है, वो तानाशाही की व्यवस्था हो सकती है। आपने संविधान की धज्जियां उड़ाई, आपके जितने भी सांसद विधायक हैं वो लगातार धज्जियां उड़ाते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को मोटिवेट करते हैं, मेंशन करते हैं, आप उनको राज्यसभा का टिकट देते हैं, आप उनको राज्यपाल बनाते हैं, आप उनको आपके हिसाब से फैसले नहीं होते तो उन पर उंगलियां उठाई जाती हैं। आपका आईटी सेल संविधान की धज्जियां उड़ा करके आपके राज्य में संविधान की प्रतियां फूकी जाती हैं। संवैधानिक अधिकारों के लिए दलित को सड़क पर उतर करके मरना पड़ता है, ठीक है। तो आप डेमोग्राफिक की कोई बात मत करिए। अभी आप जो है मजदूरों के लिए श्रम कानून, अब बीजेपी शासित राज्यों में जो हमारा श्रम कानून था, जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार था, उसको आपने खत्म कर दिया। आपके बीजेपी शासित राज्यों में श्रम कानून समाप्त किया गया। इसका मतलब क्या है? आप 8 घंटे के बजाय मजदूरों से 12 घंटे ड्यूटी करा करके आप मजदूरों का संवैधानिक हक नहीं मारेंगे। आप जो लेकर के आ रहे हैं उसमें आपकी आहट आ रही कि आप धीरे धीरे देश में श्रम कानून खत्म करेंगे। उसमें यह भी आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि आप उनको यूनिटी का अधिकार नहीं देंगे, संगठन बनाने का अधिकार नहीं देंगे। यानी कि आप क्या करेंगे? पूरी तरह से यहां पे गुलामी प्रथा और मधुआ मजदूरी लागू करने जा रहे हैं। तो आप डेमोक्रेटिक कोई बात मत करिए। आपने जो चौथा स्तंभ के चौथे बिंदु की बात की कि डेमोग्राफी, वो भी पूरी तरह से इस देश में ध्वस्त हो चुकी है। इसके बाद आपने कहा कि डिमांड एंड सप्लाई की चेन। अरे भैया मोदी जी, हर शाख पर आपने उल्लू बैठा रखे हैं। क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, वो पूरे देश को मालूम है। आपका जो सिस्टम है उसमें आप बताइए, स्किल इंडिया चलाएं, आपने मेक इन इंडिया चलाया, उसमें क्या डिमांड था, क्या सप्लाई था, आपको नहीं मालूम था। डिमांड और सप्लाई आप बताइए। राशन ढंग से नहीं बंट पा रहा है। सब कुछ ऑनलाइन व्यवस्था होने के बाद भी कोटेदार राशन नहीं दे रहा है। एक सप्लाई की छोटी सी व्यवस्था है कि आम आदमी तक, जो गरीब आदमी है उसके पास राशन पहुंचे, वो नहीं पहुंच पा रहा है। आज कोरोना महामारी है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास इतना ज़्यादा राशन है कि पूरा देश 6 महीने तक बैठ करके खा सकता है, लेकिन एक गरीब आदमी तक अभी वो राशन नहीं पहुंच पा रहा। आपकी सप्लाई चेन यानी हर शाख पर आपके उल्लू बैठे हैं। और उसके बाद आप 20 लाख करोड़ की बात करते हैं, 20 लाख करोड़ की इकोनॉमी की बात करते हैं। तो देश के अगर आधे लोगों को गरीब मान लिया जाए तो उनके खाते में आप 20 लाख करोड़ रुपया डालेंगे ना, तो एक एक आदमी के खाते में 30-30 हजार रुपया आ जाएगा। और ये परिवार के हर सदस्य के खाते में अगर 30 हजार रुपया आएगा तो 5 महीना आराम से खा पी लेगा, ऐश कर लेगा। तो आप ऐसा नाटक मत करिए देश के साथ। आपने इस पर बात नहीं किया कि हमारा मजदूर, चेन्नई से मजदूर ट्रेन चल रही है, 2400 रुपया उसका किराया आप ले रहे हैं दिल्ली तक के लिए। गोरखपुर उसको आना है, गोरखपुर आने के लिए कोई ट्रेन नहीं है। चेन्नई से वो दिल्ली जाएगा और दिल्ली से गोरखपुर कैसे आएगा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। और उसको आने के लिए 2400 रुपया आप किराया ले रहे हैं। 2400 रुपया किराया लेकर के आप ऑनलाइन बुकिंग कराना। आप जानते हैं मजदूर अनपढ़ है, गंवार है, वो ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर सकता। 400-500 रुपया उससे कमीशन लिया जा रहा है। कुल मिलाकर के 3 से 3.5 हजार रुपया उसको चेन्नई से दिल्ली आने के लिए देना पड़ रहा है। अब ये बताइए, जो आदमी 40-45 दिन से घर में भूखा हुआ है, उसको काम नहीं कर रहा है, खोली में रह रहा है, 6x6 के खोली में 10 लोग रह रहे हैं, और उस मजदूर से आप उम्मीद करते हैं कि वो 4000 का टिकट खरीद करके यहां पर आएगा। ये आपका सिस्टम है, ये आपकी व्यवस्था है। आप इस पर आप बात क्यों नहीं कर पाए कि हमारे, एक बार शोक व्यक्त कर दिए होते कि हमारे इतने मजदूर रास्ते में पैदल चलते चलते मर जा रहे हैं। वो देश से प्यार नहीं करते हैं, वो सवाल उठा रहे हैं क्या, वो लॉकडाउन का फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। इस देश की जनता ने, 130 करोड़ जनता ने घर में बैठ बंद रह करके 40 दिन भूखे रह करके, कम खा करके, बीमार रह करके, इलाज न करा करके लॉकडाउन को फॉलो किया, लॉकडाउन का अनुसरण किया। लेकिन आपने जरा सी लालच करके शराब की दुकानें खुलवा दी, और शराब की दुकानों पर जो भीड़ लगा उसने लॉकडाउन के पर्पज को पूरी तरह से खत्म कर दिया। दुकानों पर जो भीड़ लगा उससे इन्फेक्शन इधर उधर फिर से फैल गया, और लॉकडाउन का पूरा पर्पज आपका फ्लॉप हो गया। आप इस पर बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप कहते हैं कि
और ये आईटी सेल वाले अंधभक्त जो हैं ये कहते हैं कि शराब की बिक्री होगी कि देश का राजस्व बढ़ेगा। अरे इस देश में नरेंद्र मोदी जी अपने महल के लिए, संसद भवन के सौंदर्यीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपया क्यों खर्चा कर रहे हैं? अगर देश में शराब बेच करके पैसा जुटाना, अगर देश में लोगों को शराब बेच करके पैसा जुटा करके और कोरोना से लड़ना है, तो आप इसी कोरोना महामारी के बीच में देश के उद्योगपतियों का 68,000 करोड़ रुपया क्यों माफ कर दिए? भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हो सकता है कि आप मुझे भी उठा करके जेल भेज दें, लेकिन इससे डरने वाले नहीं। लेकिन आप मुझे जवाब दीजिए कि आप कोरोना महामारी में शराब की दुकानें खोलने के बजाय अगर 68,000 करोड़ रुपया उनसे वसूलते हैं, जिसमें रामदेव का भी 2200 करोड़ रुपया है, जिसके पास 70,000 करोड़ रुपए की संपत्ति, उसका भी आप 2200 करोड़ रुपया माफ कर दे रहे हैं। इन लोगों से आप पैसा वसूलते हैं तो आपको शराब बेचने की नौबत नहीं आती। और ये शराब, घर में शराबी लोग भी होते हैं, उन शराबियों पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। वो घर का खाना है कि नहीं है, उससे पहले शराब खरीद करके पीना पसंद करेंगे। तो आप ऐसे लोगों को, ऐसे परिवारों को संकट में डाल रहे हैं। एक तो आप कोरोना की महामारी को लेकर के आए इस देश में, जब दुनिया पूरा लॉकडाउन कर रही थी तो आप नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे। उसी अहमदाबाद में आज कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज हैं, वही कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र बन गया है जहां पर आपने नमस्ते ट्रम्प कराया था। तो पूरी दुनिया जब कोरोना से लड़ रही थी, लॉकडाउन कर रही थी, आप नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे। पूरी दुनिया ने जब अपने अपने रास्ते सील कर दिए तो आप मध्य प्रदेश में सरकार बना रहे थे। इसके बाद आप कोरोना को जबरदस्ती ला करके देश के ऊपर थोप रहे हैं। उसके बाद कोरोना महामारी को आपने, मैं आप पर इल्जाम लगाता हूं नरेंद्र मोदी जी कि कोरोना महामारी को पर आपने ताली थाली पिटवा करके लोगों को सड़क पर उतरवाया और कोरोना की महामारी को फिर से इकट्ठा करके एक दूसरे में फैलाया। और उसकी देन है कि आज देश में कोरोना महामारी बढ़ती चली जा रही है। ये तो हमारे देश के लोगों की तपस्या है, उनकी सूझबूझ है। और सड़क के किनारे, नाली के किनारे दिन रात मच्छर से कटवाने वाले वो लोग हैं जिनके ऊपर, जिनका प्रतिरोधक क्षमता इतना ज्यादा, इम्यूनिटी सिस्टम इतना ज्यादा हो चुका है तमाम बीमारियों से लड़ते लड़ते कि उन पर कोरोना ज्यादा असर नहीं कर रहा है। इस नाते हमारा देश बचा हुआ है। तो मैं अपने देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि ये मोदी जी ने अब आपको छोड़ दिया कि आत्मनिर्भर बनो। देश में आत्मनिर्भरता का अभियान चलाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आप खुद से इलाज कराइए, खुद ही पैदल पहुंच करके रेल की पटरी पर कट करके मर करके भूखे प्यासे घर पहुंचिए। क्वारंटाइन खुद से होना, उसकी व्यवस्था तो मोदी जी ने दिया था कि अब वो क्वारंटाइन की कोई व्यवस्था देश में नहीं कर सकते हैं और आपको सेल्फ क्वारंटीन होना पड़ेगा। तो आप खुद से करिए, मतलब आप आत्मनिर्भर बन जाइए। इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये केवल आएंगे भाषण दे करके चले जाएंगे। नहीं मोदी जी, ये देश लोकतंत्र पर चलता है और इन सब की कीमत चुकाई गई है। यकीन तौर पर हमको मीडिया का काम इसलिए करना पड़ रहा है, हमको मीडिया का काम इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मीडिया सच्चाई नहीं बता रही है। मीडिया जो है वो कॉरपोरेट्स मीडिया है, वो बिना पैसे के चलने वाली मीडिया नहीं है, जनता की मीडिया नहीं है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं जिम्मेदारी के साथ मैं इन बातों को कह रहा था और बात कह रहा हूं। अगर नरेंद्र मोदी जी किसी कोर्ट में मुझे खड़ा करेंगे तो मैं उसमें जवाब दूंगा। बातों को अपने गट्स पर फैलाइए और सभी अंधभक्तों को जगाने का प्रयास करिए, फैलाने का प्रयास